Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है, first is and the foremost and the most important news regarding the साइमल्टेनियस इलेक्शंस. तो वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर बहुत कड़क डिबेट जो है लास्ट आप लोग देख सकते हैं लोकसभा टीवी पे जाकर. वेरी बिग डिबेट हैड टेकन प्लेस इन रिगार्डिंग टू दिस बिल, दैट इज़ वन नेशन वन इलेक्शन का बिल. सेकेंड इज रिगार्डिंग AI सर्वेलेंस. देर इज़ वन न्यूज़ रिगार्डिंग AI सर्वेलेंस दैट हैज़ कम. व्हाट आर द लीगल गैप्स वी हैव टू अंडरस्टैंड. एंड थर्ड न्यूज़ इज रिगार्डिंग द NEP एजुकेशन. मतलब इंडिया के बहुत सारे बच्चे जो है अभी भी क्लासरूम एजुकेशन के बहुत ज़्यादा करवाते हैं इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल एजुकेशन जो मिलना चाहिए. सो दिस इज़ दी थर्ड न्यूज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो तीनों न्यूज़ को आज एक एक करके एनालाइज. वी विल analyze all the topics. First but the most important news that you have to do it is regarding this one nation one election bill, because parliament में ये लोकसभा में टेबल किया गया है. वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये आपके लेजिस्लेटिव एंड आपके जो आपके लेजिस्लेटिव स्टेट असेंबली एंड लोकसभा के जितने इलेक्शंस होते हैं दोनों को साइमल्टेनियसली कंडक्ट कराने के लिए ये जो इलेक्शन का बिल जो है ये लेकर आए हैं. अर्जुन राम मेघवाल जी इज़ द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही हैड टेबल्ड दिस बिल रिगार्डिंग द सेम. तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो ये चेंजेस जो है ये पूरे एंटायर इकोसिस्टम ऑफ योर इलेक्शन को ये बिल्कुल चेंज करके रख देगा. ठीक है. So two bills seeking to implement simultaneous elections to the Lok Sabha and State Assembly were introduced in the Lok Sabha on Tuesday by Law Minister Arjun Ram Meghwal. तो Law Minister Arjun Ram Meghwal ने जो है यहाँ पर दो बिल्स लेकर आए हैं जिसमें लोकसभा के इलेक्शंस को चेंज करेंगे एंड योर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ के इलेक्शंस को ये चेंज करेंगे. एंड साथ ही इट विल ऑल्सो चेंज दी वोटिंग पैटर्न इन दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर के आपके यूनियन टेरिटरी में जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर भी ये चेंजेस लाएगा. ठीक है. एंड बहुत सारे मेंबर्स ने इसको क्या कहा है, एंटी फेडरल भी कहा है, बिकॉज इट विल इम्पैक्ट देयर द फेडरल पावर्स ऑफ द स्टेट. ये इसको बहुत ज़्यादा कर्टेल कर देगा, बहुत सारा पावर्स को ये कम कर देगा, इसीलिए इसको एंटी फेडरल भी बोला जा रहा था. दिस इज़ द 129th अमेंडमेंट बिल. दिस इज़ द 129th अमेंडमेंट बिल टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि मिस्टर मेघवाल ने बनाया है. एंड 90 मिनट्स का ये टोटल डिबेट हुआ है जहाँ पर ओपोजिशंस ने बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है बनाने की कोशिश की है. While 263 members voted for in the favor of the bill, 198 members opposed to this bill. ठीक है. तो ये जो है बहुत बहुत कल डिबेट, हीटेड डिबेट डिस्कशंस जो है हुए हैं इन द एंटायर पार्लियामेंट. ठीक है. इन द एंटायर लोकसभा में ये काफ़ी ज़्यादा हीटेड एंड डिबेटेड बिल जो है ये लेकर आया गया है. ठीक है. द लॉ मिनिस्टर ऑल्सो इंट्रोड्यूस द यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल, जो कि ऑब्वियसली यूनियन टेरिटरीज में को भी अमेंडमेंट करेगा. मैंने जहाँ आपको बताया कौन कौन से टेरिटरीज है, पौंडीचेरी के, पुडुचेरी के, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये तीनों जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ के जो इलेक्शन प्रोसीजर है उसको भी ये चेंज करने के लिए ये बिल को लाया गया है. Responding to the debate, Mr. Meghwal said that legislation did not tamper with the powers enjoyed by the states. यहाँ पर ये बोला गया है कि कोई भी पावर्स जो स्टेट के पास है उसको ये हैम्पर नहीं कर रहा है. ठीक है. ये हैम्पर नहीं कर रहा है. He said that principles such as judicial review, federal character of the constitution, separation of power, secular character, supremacy of the constitution did not change with these bills. ठीक है. ये जो बिल्स लाया गया है इससे कोई भी हमारा जो अदर जो फेडरल पावर्स है, federal powers like your judicial review, federal character of the state, supremacy of the constitution, separation of power, secular characters, ये सब जो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है इससे छेड़खानी नहीं की गई है. these are not being touched. इसको हम टच नहीं कर रहे, बल्कि ये तो सिर्फ एक एड ऑन फैक्टर के रूप में ऐसा बोला गया है कि एक एड ऑन फैक्टर, एक स्मूथनेस, एक ईजीनेस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड ईजीनेस ऑफ द एंटायर कंट्री के लिए ये लाया गया है. बट यहाँ पर बहुत सारी जो स्टेट्स है वो क्या कहती है कि ये उनके जो बेसिक जो राइट्स है, जो बेसिक जो मतलब जो इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए उसके भी ये खिलाफ है. देयर विल बी नो टेम्परिंग विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऐसा बोला गया है बाय द लॉ मिनिस्टर. एंड उन्होंने क्या कहा है, ये बिल को भेजा गया है कहाँ पर, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास इसको भेजा जाएगा ताकि ये बिल को फर्दर एग्जामिन करें. ठीक है. फर्दर एग्जामिनेशन के लिए ये बिल को भेजा जाएगा. पर यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ है जो कि राइज होते हैं अपने आप में, लाइक दिस सिंक्रोनाइज. अगर हम इसको सिंक्रोनाइज करेंगे, पहला जो सबसे बड़ा इशू है, ठीक है, सिंक्रोनाइज करेंगे अगर हम इसको, तो सिंक्रोनाइजेशन में जो यहाँ पर दोनों स्टेट्स है, ठीक है, दो स्टेट्स है, हाउ आर वी गोइंग टू इम्बाइब
द डिजिटल लिटरेसी, ठीक है, डिजिटल लिटरेसी लोगों को समझाना भी, तो अभी जो नॉर्मल इलेक्शन है उसी को समझने में हमें इतना समय लगता है, तो जो ये एकदम सिंक्रोनाइज इलेक्शन होगा इसको हम समझेंगे, इसमें किस तरीके से हम समझेंगे, दिस विल बी द फर्स्ट इशू। सेकेंड इशू वुड बी रिगार्डिंग अगर कोई स्टेट का अगर एक स्टेट का जो मशीनरी है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, लाइक इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, तो अगर कोई स्टेट का ब्रेक डाउन मशीनरी हो जाता है तो हम उस केस में क्या करेंगे, दैट इज द सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि मणिपुर के केस में अगर आप देखें, ऐसा कोई सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली अगर हो जाए किसी भी स्टेट में, हाउ आर वी गोइंग टू डील विद दैट, ठीक है। जो प्रेजेंट डे जो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुए हैं इन महाराष्ट्र, इन झारखंड, क्या वो फिर से इलेक्शन करवाएंगे, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन। जो फॉर्म हो चुके हैं उनके बारे में क्या, जिनका अभी सरकार बनने वाला है, लाइक द इलेक्शंस दैट आर गोइंग टू बी इन डिफरेंट कंडक्टेड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, लाइक 2025 में जितने इलेक्शंस हो रहा है उन स्टेट्स का क्या होगा, क्या हम फिर से कैसे कंडक्ट करवाएंगे, क्या हम जनरल इलेक्शंस को सिंक कर पाएंगे, दीज आर द बिगर क्वेश्चंस जो ये पूछा जा रहा है। क्या हमारे पास उतने रिसोर्सेज है, क्या हम कंडक्ट करवा पाएंगे इस टाइप के इलेक्शन, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम और निटिग्रिटीज और डिटेल में वी विल डिस्कस वंस द बिल गेट पास। सारी चीज़ों को हम पूरा हेड टू टो डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द इश्यूज, व्हाट कैन बी डन, ठीक है, क्या क्या लॉ कमीशन का क्या क्या रिकमेंडेशन है, ये सब भी हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस जब हम पढ़ेंगे तब हम इसको अच्छे से करेंगे। बस अभी आप इतना समझिए कि बिल जो है ये टेबल कर दिया गया था और यहाँ पर 263 मेंबर ने राजी भरी थी, मतलब दे सेड आई एंड 198 सेड नो, ठीक है। So I think the ayes have it here because they are obviously obviously outnumbered the no's in this case, तो they have ये जो है पास होकर अब राज्यसभा के पास जाएगा। अगेन दिस इज अ स्पेशल मेजॉरिटी, यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगा पार्लियामेंट में विथ रैटिफिकेशन ऑफ 50% ऑफ स्टेट, 50% ऑफ स्टेट्स शुड रैटिफाई दिस, और ये रैटिफिकेशन होगा, ये स्पेशल मेजॉरिटी में नहीं होगा, ये एक सिंपल मेजॉरिटी से अगर हम पास करेंगे देन इट विल गो टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट विल असेंड दिस बिल एंड दिस विल बिकम एन एक्ट, ठीक है। ये प्रोसीजर रहता है कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम अमेंड करते हैं, तो क्योंकि ये फेडरल कैरेक्टर का इसमें चेंजेस आएगा, देन इसमें हमें क्या करना होगा, स्पेशल मेजॉरिटी से ये भेजेंगे इन दी लोकसभा एंड राज्यसभा, मतलब ये पार्लियामेंट से इसको स्पेशल मेजॉरिटी से भेजना होगा, और जब ये स्टेट्स के पास जाएगा तो 50% ऑफ द स्टेट शुड रेटिफाई दिस, ये 50% ऑफ द स्टेट शुड रेटिफाई दिस, एंड यहाँ पर ये अगर ये स्टेट्स अगर सिंपल मेजॉरिटी से उसको सेंड कर देते हैं, मतलब द नंबर मेजॉरिटी ऑफ पीपल सिटिंग एंड वोटिंग, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स सिटिंग एंड वोटिंग, लेट्स से अगर 100 मेंबर्स भी बैठे हैं उस दिन, और अगर वो 100 में से अगर 50 लोग भी मान जाते हैं, दैट इज सिंपल मेजॉरिटी से अगर इसको पास कर देते, इट विल गो टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट विल असेंड दिस बिल एंड बिल विल बिकम एन एक्ट, ठीक है। दिस इज द एंटायर प्रोसीजर। तो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा। वी विल हैव अ वेरी डिटेल डिस्कशन ऑन वन नेशन वन इलेक्शन, ओके, तो वो हम करेंगे किसी एक दिन। द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द लीगल गैप्स ऑफ अनरेगुलेटेड AI सर्वेलेंस, ठीक है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे जगहों पे अनरेगुलेटेड जो है ना AI का सर्वेलेंस जो है वो चलने लगा है, ठीक है। और हम देखेंगे कि अगर AI को अगर हम रेगुलेट नहीं करते हैं तो वो कितना बड़ा इशू जो है वो क्रिएट कर सकता है, ठीक है। इन 2019 द इंडियन गवर्नमेंट मेड हेडलाइंस बाय अनाउंसिंग इट्स इंटेंशन टू क्रिएट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम फॉर पुलिसिंग के लिए जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो है ये हम लेकर आएंगे। हमने ऐसा जो है अनाउंस किया था 2019 में। ओवर द नेक्स्ट 5 years दिस एम्बिशन हैज मटेरियलाइज्ड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सर्वेलेंस सिस्टम बीइंग डिप्लॉयड अक्रॉस रेलवे स्टेशन एंड दिल्ली पुलिस प्रिपेयरिंग टू यूज AI फॉर क्राइम पेट्रोल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हम जो रेलवे स्टेशन है, बिकॉज दोज आर दी प्लेसेस जो सबसे ज़्यादा भीड़ रहता है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, AI सर्वेलेंस के थ्रू यूज़ करेंगे। एंड दिल्ली being the capital city, they will use it and they would use AI intelligence for capturing and crime जो अगर कम करने के लिए, reduce करने के लिए they would use AI, ठीक है। AI का टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ करेंगे। The latest plans include launching 50 AI powered satellites, further intensifying India's surveillance infrastructure. This is going to be absolutely game changer for India's security. India's national security के लिए भी एक बहुत important ये वर्क रहेगा। As we are overpopulated, we have a lot of persons, we have lot of people, you have humongous population, and we cannot just deploy our resources, human resources directly there, because they already outnumber, the local citizens already outnumber the police personnel, right? So we cannot just rely on human
for surveillance, and because it is a issue of national security, we need to have proper plans. ठीक है, तो इसीलिए AI सिक्योरिटी सर्वेलेंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. विद टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन एंड लॉ एनफोर्समेंट इज कमेंडेबल. इट रेजेस सब्सटेंशियल लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स. देयर आर सम लीगल एंड सम मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स दैट अराइज. फर्स्ट इज राइट टू प्राइवेसी, जो डायरेक्टली हैम्पर होगा आपका. एंड हम जो स्पाइंग करेंगे या फिर हम अगर जो एक पूरा सर्वेलेंस बनाएंगे, हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द डिग्निटी, अफेक्ट द राइट टू प्राइवेसी, बिकॉज नोबडी, मतलब आप नहीं चाहेंगे कि आपके ऊपर कोई सर्वेलेंस करे. ठीक है, वी आर नॉट दोज कंट्रीज जहाँ पे सर्वेलेंस इज वेरी वेरी कॉमन. वी आर अ वेरी फ्री लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक मेजर क्वेश्चन जो है ये राइज करता है. द यूज ऑफ AI सर्वेलेंस हैज ग्लोबल पैरेलल्स, ऑफन रिजल्टिंग इन ड्रैगनेट सर्वेलेंस, अ टर्म दैट रिफर्स टू इनडिस्क्रिमिनेट डेटा कलेक्शन बियॉन्ड जस्ट सस्पेक्ट्स और क्रिमिनल्स. ये सबसे बड़ा इशू रहेगा कि आप ड्रैगनेट सर्वेलेंस कर रहे हैं. if you want to suspect or you want to look surveil any person or any group of people, आप अगर चाह रहे हो, even though they are not suspect or criminal, अगर आप उनके ऊपर सीधा सीधा निगरानी रख रहे हैं, that is very very concerning. that is known as सर्वेलेंस. आप क्रिमिनल्स और सस्पेक्ट्स को छोड़ के बाकी लोगों को अगर आप सर्वेलेंस कर रहे हैं, that is an issue. As observed with Section 702 of Foreign Intelligence Surveillance Act of US, even well-intended surveillance laws can result in overreach, infringing on citizens' right. तो जैसे US जैसे देशों में भी अगर फ्रिंजिंग होता है राइट्स का, तो इंडिया जैसे देश में होना इट्स वेरी वेरी कॉमन ऑल्सो. ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर रीच हो जाता है. While data-driven governance offers solutions for public welfare and crime prevention, these practices must be measured against the individual's right to privacy as guaranteed under Article 21 of the Constitution. ठीक है, ये कहीं ना कहीं अगर ड्रैगनेट के कारण क्या होगा, जो हमारा प्राइवेसी है उसको उसमें जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्रिंज हो जाएगा, जो कि एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो है ये हो सकता है. एंड अगेन केस पुट्टास्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट. अगेन इफ़ यू डू ओवर रीच, अगर आप ओवर रीच करते हैं, अगर आप ड्रैगनेट सर्वेलेंस करते हैं, इससे हमारा जो है राइट टू प्राइवेसी उसको डायरेक्टली हैम्पर करता है. एंड हम नहीं चाहते कि आप हमारा इन्फॉर्मेशन गैदर करें. दैट विल बी वेरी दैट इज़ नॉट समथिंग जो आप चाहेंगे. डेटा, आपका डेटा चोरी, डेटा इज अ न्यू गोल्ड गाइस. ठीक है, ये याद रखिएगा, डेटा इज न्यू गोल्ड, ये याद रखिएगा. ठीक है, डेटा इज न्यू गोल्ड नाउ. एवरीथिंग, every company, every government wants to collect data. Everybody is collecting data right now. as I am speaking, somebody or other is collecting the data. ठीक है, सो डेटा इज द न्यू गोल्ड एंड यू डोंट वांट टू गिव योर डेटा. ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई आपका डेटा को यूज़ करे किसी भी कारण से. यू डोंट वांट टू गिव योर डेटा टू एनीबडी फॉर दैट मैटर. ठीक है, सो डेटा अगर आपका इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी, मेरा इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी किसी और के पास हो, आई डोंट वांट दैट. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्रिंज जो है हमारे राइट्स है अंडर आर्टिकल 21, डायरेक्टली उसको इन्फ्रिंज करता है. एक बहुत अच्छा जो है एक्ट जो है इसको पास किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट. इसमें बहुत चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि कौन सा डाटा है, कौन सा डेटा को मैं डिलीट करवा सकती हूँ, कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है कि कंपनीज डिलीट करें, फर्म्स डिलीट करें, वो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन बन जाता है. कौन सा डाटा मैं चाहूँ तो मैं डिलीट करवा सकती हूँ. राइट टू फॉरगेट इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. आई थिंक यू शुड रीड अबाउट दिस डेटा. ओके, दिस एक्ट के बारे में यू शुड रीड. दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट. ओके, इसमें क्या है, फ्रेमवर्क दिया हुआ है, कंसेंट के बारे में यहाँ पे बात किया हुआ है, अकाउंटेबिलिटी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, डेटा प्राइवेसी के बारे में इसमें बात किया गया था इस एक्ट के बारे में. ठीक है, however the law has been heavily criticized for its broad exemptions that grant government unchecked powers to process personal data. इसमें फर्म्स के बारे में बात किया हुआ है, लेकिन इसमें कोई भी जो गवर्नमेंट है, सरकार जो डेटा कलेक्ट करेगी उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है. India is not alone in this grappling of AI and its impact on civil liberties. The EU's Artificial Intelligence Act जो है, इसमें भी बहुत सारे ऐसे बहुत सारे अनएक्सेप्टेबल चीज़ है, जैसे ट्रांसपेरेंसी का कम है, ट्रांसपेरेंसी जो है इसमें बहुत ज़्यादा कम है. ठीक है, तो EU में भी जो है, EU का जो डेटा है, EU हो या फिर वो US का जो फॉरेन इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एक्ट हो, इस सब में कहीं ना कहीं ओवर रिच जो है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा. ठीक है,
Unacceptable risk activities such as real-time remote biometric identification for law enforcement are prohibited under EU unless exceptions apply, such as searching for victims of serious crimes or responding to imminent threat. ठीक है, अगर कोई थ्रेट है तो वो एक्सेप्शन है, बाकी यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप नहीं कर सकते. ठीक है, EU में इस टाइप का जो है काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे कैटेगराइजेशन जो है वो देखने को मिलेगा. जैसे अनएक्सेप्टेबल है, कुछ चीज़ें अनएक्सेप्टेबल है, लाइक आप बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी लाइक कि आप बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन जो है वो करे जा रहे हैं आप ताकि आप कोई नॉट फॉर सर्वेलेंस बट फॉर अदर रीजंस, आप वो नहीं कर सकते. दिस इज अनएक्सेप्टेबल. ठीक है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट लॉज है, लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है. ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक दैट इन इंडिया. इंडिया में जो है सीधा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर कोई लेजिस्लेटिव आपको पावर या असेसमेंट जो है वो नहीं दिया गया. ठीक है, उतना ब्रॉडली जो है इसको वो नहीं किया गया है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली एंड हैदराबाद हैव इंटीग्रेटेड AI इनटू पुलिसिंग विदाउट एनी पब्लिकली अवेलेबल गाइडलाइंस ऑन हाउ डेटा इज कलेक्टेड, प्रोसेस्ड, स्टोर्ड और हाउ पोटेंशियल अब्यूसेस ऑफ द टेक्नोलॉजी विल बी प्रिवेंटेड. तो यहाँ पर हैदराबाद और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में AI का यूज़ तो हो रहा है, लेकिन इसमें एग्जैक्टली नहीं बताया गया कि किस तरीके से कलेक्शन हो रहा है या किस तरीके से डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, वो सब नहीं लिखा हुआ है. यू हैव नो आइडिया कि कैसे डेटा कलेक्ट हो रहा है, कैसे प्रोसेस हो रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है, ये भी आपको नहीं बताया जाएगा. सो दैट इज़ द इशू ऑफ अनरेगुलेटेड AI. रेगुलेटेड AI नहीं है इन इंडिया, इट इज़ अनरेगुलेटेड यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज़ लिटिल डेंजरस ऑल्सो. ठीक है, तो होपफुली आपको ये टॉपिक ऑफ AI जो है वो समझ में आ गया होगा. वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज स्टक इन क्लासरूम स्टूडेंट्स टीचर्स इन NEP 2020. तो यहाँ पर अगर आप देखें नॉर्थ अमेरिका के कंपैरिजन में इंडियन स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा समय क्लासेस में बिताते हैं, रोट लर्निंग में बहुत ज़्यादा समय जो है वो बिताते हैं. ठीक है, इन इंडिया इंडियन स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन आर स्पेंडिंग कंसिडरेबली मोर टाइम इन क्लासरूम देन देयर यूरोपियन यूनियन एंड नॉर्थ अमेरिकन काउंटरपार्ट, येट रिलेटिवली दे आर अंडर एजुकेटेड. ठीक है, बहुत सारा समय वो क्लासरूम के अंदर बिताते हैं. मतलब एक डॉगमा है, इट इज़ काइंड ऑफ अ पैराडॉक्स कि ये क्लासेस में बहुत सारा समय बिताते हैं, रिलेटिवली अंडर एजुकेटेड है. ठीक है, देयर आर टू प्राइमरी रीजंस यहाँ पर समझाया गया है कि क्या वो दो कारण हो सकते हैं जो इस तरीके से हैं. पहला है हायर प्रोपोर्शन ऑफ टीचिंग टाइम इन कोर्स क्रेडिट्स एंड हायर नंबर ऑफ कोर्सेज अ सेमेस्टर अंडर द NEP. क्या है कि पहला तो है कि टीचिंग टाइम जो है वो भी बहुत सारा है, सिलेबस इज़ वेरी वेरी वास्ट. एंड सेकेंड इज जो कोर्सेज के नंबर्स है, मतलब 6, 5, 6, 7 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है बहुत सारे कोर्सेज को ऐड किया गया है, जिसके कारण जो है क्लासरूम में टाइम जो है वो ज़्यादा बिता रहे हैं. ठीक है, हायर एजुकेशन जो है हमारा कॉलेजेस वगैरह में जो बहुत सारा समय जो है वो बिता रहे, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज जो है उसको गेन नहीं कर रहे. इंक्रीज्ड क्लासरूम टाइम रिस्क इंसेंटिवाइज रोट लर्निंग. जैसे हम बोल रहे थे कि रोट लर्निंग मेमोराइजिंग करने में ज़्यादा हम समय बिता रहे हैं. एंड परपेचुएटिंग द स्कूल डायनेमिक्स वेयर टीचर्स आर ओनर्स ऑफ नॉलेज एंड स्टूडेंट्स आर पैसिव रेसिपिएंट्स. तो ये कॉलेजेस में भी ये सेम पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर टीचर हमें आते हैं और वो हमें समझाते हैं, चले जाते हैं, तो उस टाइप का सिमिलर एक आपको देखने को मिलेगा इन दी हायर एजुकेशन ऑल्सो, इन स्पेशली इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस लेवल. और इसको थोड़ा सा कम करना होगा. ठीक है, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन के स्कूल्स में इट इज़ नॉट लाइक दैट. दिस इज पॉसिबल ओनली इफ दे आर अलाउड टाइम टू रिफ्लेक्ट, प्लान, एग्जीक्यूट. अगर हम स्टूडेंट्स को समझाएं, उनको गाइड करें और उनको बताएं कि किस तरीके से हमें रिफ्लेक्ट कराए कि उनका प्लान क्या होना चाहिए, कैसे एग्जीक्यूट करें, एक्सप्लोर कैसे करें, सब्जेक्ट्स के बाहर कैसे एक्सप्लोर करें, अगर हम लोग ये समझाएं तभी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं. लाइक वी शुड गिव देम रिफ्लेक्टिव एसेज, ग्रुप प्रोजेक्ट्स जो है वो हम दे रहे हैं, तो उस तरीके से वो हम बच्चों में जो है इम्बाइब करा सकते हैं. इंक्रीज क्लासरूम जो है ये अगर हम टाइम को इंक्रीज करेंगे ना, तो इट विल बी लाइक काइंड ऑफ अ रोट लर्निंग, एक रोट लर्निंग के तरीके से हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत बड़ा ये इम्पैक्ट जो है ये क्रिएट करेगा. एंड एवरेज इंडियन फैकल्टी इज एक्सपेक्टेड टू टीच 14 to 16 आवर्स इन अ वीक. एंड टाइम जो है क्लासरूम में वो 8 से 16 घंटा जो है वो वेरी करता है. और ये क्या है, इसको फ्लेक्सिबल कराना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तभी हम जो है एक बेटर इन्वायरमेंट जो है उसको हम क्रिएट कर पाएंगे. ठीक है, सो होपफुली आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा. विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ डिस्कशन. इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू.